चलो अच्छा, तुम लोग कुछ खबर वबर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, अभी कुछ देखा हाल फिलहाल में? अभी डी सुब्बा राव ने कोई रिपोर्ट पेश की है? डी सुब्बा राव, अवेयर हो जाओ, यूपीएससी बिल्कुल 1 साल के अंदर अटेम्प्ट काट देगी। 6 अटेम्प्ट जो मिल रहा है ना जनरल को, 3 हो जाएंगे। और एज भी कम कर देगी, 27 साल मैक्सिमम। और ये श्योर है कि ये हो जाएगा विद इन 1 ईयर। और यूपीएससी दूसरी पारी की बात हो रही है, मतलब जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और किन्हीं कारणों से सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको 40, 41, 42 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 40 से 42 के बीच। ये रिकमेंडेशन है और लग रहा है कि लागू हो जाएगा। यानी यूपीएससी, एक तो यूपीएससी पहले कराता था, कैसे कराता था? मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 32। तुम्हें पता है ये चीज़ें अभी लागू हुई हैं। एक समय ऐसा भी था कि 27 थी, यानी 1970 और 1975 के आसपास जो ये मैक्सिमम एज है वो कितनी थी? 27, फिर 29 हुई। अब यूपीएससी कह रहा है, या डी सुब्बा राव जी कह रहे हैं कि अब उसी ट्रेंड पे भारत को, यानी यूपीएससी को ले आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब यूपीएससी की तैयारी जो आदमी करता है, कितने लोग करते हैं? लाखों लोग करते हैं। सेलेक्ट कितने होते हैं? हर साल 1000। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ, क्योंकि जुनून सवार है यूपीएससी का। वो बैंक का पेपर देगा नहीं, है ना, वो रेलवे का पेपर देगा नहीं, वो एसएससी का पेपर देगा नहीं, इवन वो स्टेट पीसीएस का भी पेपर नहीं देता। और ऐसा देखा गया है कि कई सारे लोग हैं जिनकी उम्र 32 हो गई है या 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए, अब इनके पास करने के लिए कुछ रहता नहीं है। इस वजह से इस उम्र को कम किया गया है और कहा गया, डी सुब्बा राव जी की जो सिफारिश है, कह रहे हैं कितने होने चाहिए? मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 6 से घटाकर 3 कर दो। इससे क्या होगा? 27 साल तक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कम से कम आपके पास एक रास्ता और होगा किसी अन्य परीक्षा के लिए, है ना। तो जो भटकाव है, जो बिल्कुल कई सुसाइड हो जाती हैं या व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, सफल नहीं हुआ तो क्या हो जाओगे? अवसाद की स्थिति में आ जाओगे। तो उस अवसाद की स्थिति से बचने के लिए यह प्रोविज़न हो सकता है 1 या 1.5 साल में शुरू कर दिया जाए। तो आने वाले समय में आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? 3 अटेम्प्ट और मैक्सिमम एज 27। तो जो समय है यही है आपके पास 2-3 साल। नहीं तो कब वेट करो फिर? जब आप 40+ हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, लेटरल एंट्री होती है यूपीएससी में कि नहीं होती है? लेटरल एंट्री होती है, नहीं पता? जैसे मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपने उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली, तो उसके बाद आयोग आपकी बिना परीक्षा कराए आपको आईएएस का पद दे देगा, क्योंकि आपकी जो आपने जो योग्यता हासिल की है उस योग्यता का उपयोगिता उसकी कहाँ पे हो जाए? भारत सरकार की नीतियों में। तो लेटरल एंट्री को खत्म करके क्या किया जा रहा है कि अब 40 के बाद जो व्यक्ति देना चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम 42 साल तक दे देगा। अभी नहीं, किसकी रिकमेंडेशन है? डी सुब्बा राव की। और अगर रिकमेंडेशन आई है तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो रही है, और ये आने वाले समय में श्योर है। मतलब 90% तो ये मान के चलो कि आपके अटेम्प्ट कम होंगे और आपका मैक्सिमम एज जो 32 है वो भी जाकर कितना हो जाएगा? 27। तो क्रूशियल टाइम है, बहुत ज़्यादा उपयोगी टाइम है। इसको जितना हो सके उसको यूज़ कर लो, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, अप्रत्याशित। ये कब क्या कर दे, ये कैसे क्वेश्चन पूछ ले, इसका कोई भी अनुमान नहीं है। तो टाइम है, टाइम का यूटिलाइज कर लो, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसके कई सारे बैड इम्पैक्ट हैं, कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। बैड इम्पैक्ट क्या है कि 3 अटेम्प्ट ऐसी परीक्षा को पास करते करते 3 अटेम्प्ट तो समझने में लग जाएंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी चाह क्या रहा है। ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनको पहला दूसरा अटेम्प्ट तो ये समझने लगता है कि अच्छा ये प्री में पूछा था, ये मेन से पूछा था। नहीं, उनको पूरा जो यूपीएससी की आत्मा है उसको समझने समझते कितने साल बीत जाएंगे। और जो मतलब शहरी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं या जिनके परिवार में कोई आईएएस आईपीएस पहले से है,
तो वो अवेयर होगा, पहले अवेयर होगा, 21 साल में तैयारी शुरू कर देगा और 27 साल तक ये समस्या ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसका पॉजिटिव वो देखो इम्पैक्ट, तो 32 साल आते आते व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा कम हो जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है, तो कोई और एग्जाम दे नहीं पाएगा। तो क्या करता है बेचारा, या तो अवसाद की स्थिति में आ जाएगा, हाँ पढ़ इतना चुका है, वो परचून की दुकान खोलेगा नहीं, छोटी मोटी नौकरी करेगा नहीं, या तो फिर वो कुछ पढ़ाना शुरू कर दे, या अवसाद की स्थिति में चला जाए। ये बात समझ रहे हो? तो डिप्रेशन से बचाने के लिए यह प्रावधान हो सकता है लागू हो जाए। हाँ, अगर यूपीएससी चेंज करेगा तो पक्की बात है पीछे पीछे, हालांकि स्टेट पीसेस नहीं करेगा ऐसा प्रावधान, लेकिन यूपीएससी ने सोच लिया तो वो कर देगा। खूब आंदोलन हुए 2011 में, बता रहे हैं 2011 में जैसे सिलेबस चेंज होने की बात हो रही थी, बहुत जगह आंदोलन हुए, लेकिन क्या किया यूपीएससी ने, उसको लागू कर दिया। हाँ यूपीएससी में ना, हाँ नहीं पीसीएस में भी लागू नहीं हो गई है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारी 27 हो गई। नहीं पीसीएस नहीं करेगी, पीसीएस में ये प्रावधान कभी नहीं, क्योंकि 40 पहले से चला आ रहा है। यूपीएससी में अटेम्प्ट है, सॉरी यूपी पीसीएस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है और मैक्सिमम एज 40 है, तो वो नहीं चेंज होगा। लेकिन यूपीएससी जरूर चेंज कर देगा, ये श्योर है। तो अब सोने वाला टाइम नहीं है, अब जाग जाओ सही से। हो सकता है ये अभी तो नहीं, इस बार का नोटिफिकेशन आ गया ना, नहीं आया, हाँ तो हो सकता है इस बार ना आए तो अगली बार आ जाए नोटिफिकेशन, और ये नए चेंजेस के साथ हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि दिसंबर देखना जाके, अब तुम लोग न्यूज़ देखते नहीं तो क्या पता। और ये समस्या है, क्योंकि जो ये कम किया है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अटेम्प्ट जो कम कर रहे हैं ये, और कम कर देंगे, पिछले कई सालों से अटेम्प्ट कम करने की बात हो रही है। और जानते हो सरकार कैसी है, चाह लेंगे दोनों तो करवा देंगे, बड़ा भाई छोटे भाई अगर चाह लेंगे तो हो जाएगा। 2-3 साल और बढ़ेंगे, अटेम्प्ट 2 और बढ़ेंगे, बस 3 बढ़ेंगे मैक्सिमम। देखो ये सब चीजें मिनिमाइज कर रहा है यूपीएससी। ये बात किसकी हो रही है, अब जब जनरल के 6 हैं और जनरल के 3 कर देंगे, तो ओबीसी के कितने अटेम्प्ट हैं, 9 हैं, उसको 4 या 5 कर देंगे। समझ रहे हो? उनका मैक्सिमम एज कितना है, 32 और 3 35, तो 35 को कम करके 30 ले आएंगे, जब इनकी 27 उनकी 30। हालांकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचनीय विषय है, विचार करो और अपनी पढ़ाई को और तेजी से शुरू कर दो, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो जब चाहेगी तब चेंज कर देगी। और सरकार भी देख रहा हो कि सरफरी है, आज से नोटबंदी बंद, तो नोटबंदी हो गई। जम्मू कश्मीर से 370 हटा दो, हट गया रातों रात। नहीं समझ रहे हो? लग रहा है कि अपोज किया जाएगा, कोई जनता अपोज करेगी कुछ नहीं होगा, चाह लेंगे तो कर देंगे, करते रहो। हुए हैं चेंज, कई लोगों ने जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो समर लोगों ने आत्मदाह किए थे और लग रहा था कि नहीं लागू होगा, लेकिन क्या हुआ, लागू हो गया ओबीसी आरक्षण। तो जब चाह लेगी सरकार तो लागू कर देगी। इससे क्या ये फायदा किसके लिए है, ये फायदा किसके लिए, जो नहीं हो पाए उनको एक बार और सुनहरा मौका दे दिया जाएगा, ताकि फिर से अपना बेस्ट लगा दो और 2 अटेम्प्ट में आईएएस निकाल लो। तो एक बार एक जगह पॉजिटिव और एक दूसरी जगह नेगेटिव। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, क्योंकि वहां तक वेट करोगे तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। इसी में निकाल लो। क्या, कहां पर, ये एक तरफ अच्छा है क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हुई है, कई लोगों को अवसाद में जाते हुए देखा है, कई लोग पागल हो गए, कई लोगों ने अपने आप को फंदे से लटका लिया है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी नहीं हो पाया। तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। मेरा एक दोस्त था, हिंदू कॉलेज का नाम सुना है, वहाँ पे हिंदी साहित्य का छात्र था, उसकी खबर यही आई, मतलब उसके अटेम्प्ट खत्म हो गए और ही कमिटेड सुसाइड, खुद को ख़त्म कर लिया। तो ऐसा ना हो, चीज़ें ठीक चलती रहें, पढ़ाई पे स्पीड ले आओ, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गंभीर हो सकता है।
ठीक है, चलो जब हमने भाग 5 पढ़ाया था तो कैग छोड़ा था ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या कहा था कि बाद में पढ़ा देंगे, आज छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो क्या है ये? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से लेकर 151 और भाग 5। ठीक है, छोटा टॉपिक है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये बताओ, अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है, या सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हाँ, लोकतंत्र में आप जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं ना, कहां से? लोकसभा से, हाँ या ना? अगर जनता का प्रतिनिधि किया जा रहा है, यानी जनता शासन के निर्माण में सहभागी है, तो जनता का जो भी खर्चा है, जनता की जो भी आय है, अच्छा इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, हर एक टैक्स देते हैं, कहाँ जाता है? भारत सरकार। भारत सरकार उसको खर्च करती है विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न नीतियों में। तो ये भारत की प्रत्येक जनता का ये कर्तव्य अधिकार है कि सरकार को जो हम पैसा दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है, वो किन नीतियों में लग रहा है, इससे हमें वापस क्या मिलेगा, ये अधिकार है। इस अधिकार को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 148 से 51 के तहत एक पद का सृजन किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर पूछे इसका काम क्या है तो क्या बताओगे? भारत सरकार के लेखा विवरण को जांच करना, यानी भारत सरकार कहां से पैसा ला रही है और कितनी योजनाओं में या किन नीतियों में कितना पैसा खर्च कर रही है, इसका विवरण कौन करेगा? इसकी जांच करने का अधिकार किसके पास? समझ में आई बात? तो इसलिए ताकि भारत सरकार द्वारा जो भी खर्चा हो रहा है या किसी राज्य सरकार द्वारा जो भी खर्चा हो रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी संसद के पटल के माध्यम से जनता के पास पहुंच जाए। यस और नो? इस काम को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का प्रावधान किया है। समझ में आ गई बात? तो कैग के पद का इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? ठीक, अब आ जाओ अनुच्छेद 148। क्या कह रहा है? भारत का एक कैग होगा जो संघ सरकार या प्रत्येक राज्यों की सरकार का लेखा जोखा की जांच करेगा। तो अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? कैग नामक पद से है। समझ में आ गई बात? पक्का? यानी इसका कार्य पूछा जाए तो क्या कहोगे? संघ की सरकार का लेखा जोखा रखना। दूसरा, क्या कह रहा? संघ की सरकार का जो भी लेखा जोखा है, किस चीज का लेखा जोखा? केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई आय और केंद्र द्वारा किया गया खर्च, इसकी रिपोर्ट कौन करेगा या इसकी जांच कौन करेगा? इसी तरह से राज्य की सरकार का जो भी आय है या राज्य सरकार द्वारा जो भी किया गया वह है, इसकी भी जांच कौन करेगा? यानी चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, चाहे किसी भी राज्य सरकार का मामला हो, अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? इस वजह से बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, क्या कहा था?
जी जी जी, यही तो खासियत है। क्या कहा था अंबेडकर साहब ने कि ये पूरे संविधान में एकमात्र ऐसा पद है कैग का जो संविधान की बिल्कुल क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है। अगर ये पद ना हो तो भारत सरकार और राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सके। अच्छा ये बताओ, मोदी जी क्या खर्च कर रहे हैं ये किसी को पता है? ये अगर जनता को पता चलेगा तो किसके माध्यम से? एक तो कैग, और कैग किसके साथ? लोक लेखा समिति के साथ। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है ये इसकी सहायता के लिए और ये इसकी सहायता के लिए, यानी दोनों आपस में सामंजस्य बैठाल कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आय और व्यय का जो ब्यौरा है उसकी जांच करती है और भारत में उनकी प्रत्येक जनता को पहुंचाती है। अगर तुम जानना चाहो कि केंद्र की सरकार ने या यूपी की राज्य सरकार ने संभल के विकास में कितना खर्च किया तो ये पता चल जाएगा। ये किसने किया होगा जो पूरी रिपोर्ट, ये जांच किसने की होगी? भारत के कैग ने, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात। ठीक है, इसीलिए कैग को क्या कहा जाता है? लोक पर्स का संरक्षक, पब्लिक पर्स, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स। तुम्हारी पॉकेट का संरक्षक कौन है? तुम अपने इनकम टैक्स के रूप में कितना पैसा दे रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारी सर्विस है सरकारी तो एक निश्चित भाग किसको दे रहे हो? सरकार को। किस लिए? ताकि वो वापसी में आपको कुछ विकास योजनाएं दे जिसका फायदा आपको मिले। तो जब हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं तो उम्मीद क्या करेंगे सरकार से कि वापसी में भी हमें कुछ अच्छी योजनाएं, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा, मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य और मेरे लिए अच्छी सड़कें, मेरे लिए अच्छी बिजली, मेरे लिए अच्छे पूरा वातावरण मेरे लिए अच्छा हो। क्यों? क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम भारत सरकार को क्या दे रहे हैं? कर दे रहे हैं। तो उनका क्या कर्तव्य है कि वो भी हमें अच्छा नागरिक माने और अच्छा नागरिक होने के साथ साथ हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करें जहां पर व्यक्ति या नागरिक अपने जीवन का विकास कर सके। ठीक है, तो पैसा जो हम दे रहे हैं उसकी पूरी जांच कौन कर रहा है? इसीलिए इसको क्या कहा गया? लोक पर्स का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक वॉलेट। क्या बोला गया इसको? यह क्वेश्चन पूछा गया है, कस्टोडियन ऑफ, यानी भारत की जनता के बटुए का संरक्षक कौन है? सीएजी। बात समझ में आ गई? ठीक। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, मतलब कैग को क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी की आंख व कान, यानी इसके बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? कैग को। ये समझ लो कैसे हो रहा है। यानी कैग जो है वो आदेश देगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को या अपने अधीन कार्यरत ऑडिटर्स को और कहेगा भारत सरकार के इस योजना में जितना पैसा खर्च हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट आप हमको सौंपे। कैग कहेगा। या राज्य सरकार में कोई विकास योजना लगी है और सरकार ने कहा, मोदी सरकार या योगी सरकार ने कहा कि इस योजना में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो कैग पूछेगा कि कहां पर खर्च किए 1 लाख करोड़ रुपए और इसकी जांच करेगा। किसकी? राज्य सरकार की। समझ में आई बात? जांच में पाया गया गलत तो ये रिपोर्ट अपनी किसको पहुंचाएगा? अलग अलग क्राइटेरिया। देखो, यानी कैग ने मान लो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, कैग किसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है? केंद्र की भी और राज्य की भी। केंद्र की जो रिपोर्ट है, जांच है, वो रिपोर्ट किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाएगा और उस पर चर्चा होगी। समझ में आ रही बात? सरकार ने जो कितना खर्च किया ये रिपोर्ट किसको पहुंच गई? प्रेसिडेंट कहां रखाएगा? लोकसभा राज्यसभा को। और राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष के नेता क्या कहेंगे कि मोदी जी बताइए इतना पैसा कहां खर्च हुआ? रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है और आपकी योजनाएं कुछ और बता रही हैं। प्रश्न चिन्ह लगा किसके ऊपर?
सरकार के ऊपर, यानी सत्ता के ऊपर अंकुश लगाए रखने के लिए कैग का पद क्या है, जरूरी है। समझ में आई बात? पूछेगा ना, विपक्ष तुरंत पूछेगा कि राष्ट्रपति साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार 1 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी बताइए, तो सत्ता को कटघरे में ले आए, किसका फायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? जनता का। समझ में आई बात? इसी तरह से राज्य के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कैग द्वारा, वो किसको दी जाएगी? उस राज्य के गवर्नर को। गवर्नर उस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा और चर्चा होगी। यानी प्रत्येक स्तर पर विपक्ष सत्ता के ऊपर क्या करेगा? प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि आपने जो पैसा मिला है उस पैसे का कहां पे खर्च किया है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो पहला काम समझ में आया कैग का। दूसरा देखो, भारत की संचित निधि, आर्टिकल बताओ। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड से जो भी पैसे की वो हो रही है, क्या बोलते हैं, विड्रॉल हो रहा है, उस पूरे पैसे की जांच कौन करेगा? दूसरा पॉइंट समझ में आया? यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा कौन निकाल सकता है? क्या सब नहीं, प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 267। क्या भारत सरकार या मोदी जी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं? प्रोसेस क्या है? विनियोग विधेयक। यदि लोकसभा राज्यसभा से विनियोग विधेयक पारित हुआ, एप्रोप्रिएट बिल बोलते हैं, तो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सरकार ऑथराइज हो जाती है कि वह भारत की संचित निधि से पैसा निकाल ले। संचित निधि से कितना पैसा निकाला इसकी जांच भी कौन करेगा? आकस्मिक निधि से कितना पैसा निकला इसकी जांच कौन करेगा? ये आकस्मिक निधि क्या होती है पता है? कंटीजेंसी फंड क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ, इमरजेंसी फंड कहते हैं। क्या होता है? देखो, जैसे योजना आई, योजना के लिए 1 साल का टाइम मांगा और भारत सरकार ने कहा कि इस योजना को मतलब पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए हमें 1 लाख करोड़ की जरूरत है। तो ये कैसा है? ये प्लान्ड है ना। योजना थी, योजना को लागू करने के लिए या योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले पैसे की डिमांड की, हाँ या ना? यानी इनको पता था कि इतना पैसा खर्च, अगर ऐसा पैसा निकलेगा तो कहां से निकलेगा? संचित निधि से। ठीक, मान लो जून जुलाई, एक एग्जांपल दे रहा है, या मानसून कब आता है? चलो अगस्त सितंबर, इसके लिए संचित निधि से पहले पैसा निकल गया है कि हम अगस्त सितंबर में जो बजट मानसून या जो भी आएगा सत्र, हम पैसा यूज करेंगे। लेकिन अचानक से मान लो बाढ़ आ गई, या कोरोना किसी को पता था क्या? तो कोरोना का पैसा क्या संचित निधि से निकला होगा? नहीं पता था कोरोना आएगा। कोरोना आया, भारत सरकार पहले पैसे निकाल चुकी है 1 साल के लिए, किससे? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। और ये जो कोरोना आया ये कैसा है? इमरजेंसी चीज है ना, अचानक से आ गया। अब ऐसी अचानक चीज से निपटने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो सरकार पैसा कहां से निकालेगी? तो इमरजेंसी के समय अगर पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाए तो भारत सरकार आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकती है। ये बात समझ में आ गई? आकस्मिक निधि केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है, और जिला स्तर पर भी डीएम के पास होती है। समझ में आई? तो चाहे वो संचित निधि हो चाहे आकस्मिक निधि हो, पैसा निकालने की अथॉरिटी की जांच कौन करेगा? कैग। समझ में आया? पक्का? तीसरा, केंद्र सरकार समय समय पर जो भी काम करे, जो भी काम सौंपे वो काम कैग को करना पड़ेगा। जैसे आरबीआई की ऑडिटिंग करानी है, कौन कराएगा? कैग। जैसे
नाबार्ड जैसे। तो ये सब रिपोर्ट, ये सब ऑडिटिंग कौन कराता है? कैग करवाता है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से। तो पहला क्या था कैग का कार्य? केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए गए आय व्यय की पूरी जांच कौन करेगा? कैग करेगा। दूसरा, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि से जो भी पैसा निकल रहा है उस पूरे पैसे की जांच का अधिकार कौन करेगा? कैग। तीसरा, केंद्र सरकार समय समय पर जो काम सौंपे वो कैग को करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गई? पक्का? तीसरा पॉइंट देखो क्या है। कैग कैसे होगा? ये कैग कौन होगा? किसको नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है? कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नियुक्त होता है। ठीक है। अगर पद प्राप्त किया तो कितने समय के लिए? 65 वर्ष या 6 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में कैग बन गया तो कब तक बना रहेगा पद पर? 56 साल। यानी 56 साल, ये जैसे 6 वर्ष पूरा हो गया इसको अपने पद से सेवानिवृत्त कर देगा। कौन करेगा? या कोई व्यक्ति मान लो 63 साल में बना कैग तो कितने साल सेवा करेगा? ये 2 वर्ष। समझ में आ गई बात? और जैसे ही 65 वर्ष पूरी हो गई, ये नहीं देखा जाएगा कि उसने सेवा कितने समय के लिए की। तो चाहे 6 वर्ष पूरा हो या 65, इन दोनों में से जो भी पहले हो, कैग का पद रिक्त माना जाएगा। कैग अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिसने उसको अपॉइंट किया। तो रिजाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। यहां समझ आ गई? मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा, त्यागपत्र दे दे तो पद खाली हो जाए, या कार्यकाल पूरा हो जाए तो पद खाली। एक और आधार क्या है? कैग को हटाने का आधार क्या है? साबित कदाचार या प्रक्रिया क्या है? किस प्रक्रिया से हटाओगे? हाँ, ये है साबित कदाचार और असमर्थता का उल्लेख 124 के 4 में। यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का आधार है, वही भारत के कैग को हटाने का आधार है। क्या आधार है? साबित कदाचार या असमर्थ। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? तो जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की, वही प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो प्रक्रिया का उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम, वहां पे यही सब गलत करोगे तुम लोग। 1968। ठीक है। इस आधार पर न्यायाधीश को हटाने का जैसे आधार सेम है, वही कैग का है। क्या है प्रक्रिया? रिपीट करो जल्दी से। यानी आरोप कौन लगाएगा? कैग पर आरोप कौन लगाएगा? कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। यानी हटाने का जो आधार है, यानी कैग को हटाने वाला जो आरोप है, वो कोई भी सदन लगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लोकसभा में आया तो 100 लोगों की सहमति के साथ 14 दिन पहले लिखित सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। यदि राज्यसभा में आया तो 50 लोगों की सहमति वाला लिखित दस्तावेज उस सभा के सभापति को सौंपना पड़ेगा। जैसे ही आधार मतलब रिपोर्ट पहुंची, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति तकनीकी आधार पर इसको निरस्त कर सकता है। यदि मान लो दोनों सदन के अध्यक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया, तब लोकसभा में अगर मान लो एक्सेप्ट हुआ तो लोकसभा का अध्यक्ष एक जांच कमेटी की रिपोर्ट, जांच कमेटी का गठन
करेगा। इस जांच कमेटी में कितने सदस्य होंगे? 3। पहला, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या सीनियर जज। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा कौन होगा? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा कौन होगा? राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता, जिसको विधि का बढ़िया सा ज्ञान हो। ये तीनों लोग जांच करेंगे कि कैग पर जो आरोप लगा है वो सही है या अगर आरोप गलत है तो प्रस्ताव वहीं पर। अगर आरोप सही है तो जिस मतलब सदन ने जांच कमेटी का गठन किया है वह अपनी रिपोर्ट उस सदन को सौंप देगी। मान लो लोकसभा ने दिया तो लोकसभा ये कमेटी किसको रिपोर्ट देगी? लोकसभा को। लोकसभा अध्यक्ष इस कमेटी की रिपोर्ट को पटल पर रखवाएगा और क्या कराएगा? वोटिंग। वोटिंग कैसी होगी? विशेष बहुमत से। अगर प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया तो कहां चला गया? अगर प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव कैंसिल। दूसरे सदन में आया, दूसरे सदन ने विशेष बहुमत से पास कर दिया और जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किया कैग का पद खाली हो जाएगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वैसे ही भारत के कैग को हटाने का आधार इसी अनुसार किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? पक्का? और देखो, कार्य समझ में आ गए? अब बताओ, कैग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संविधान ने क्या क्या किया? कैग कैसा पद है? अंबेडकर साहब ने क्या कहा? रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही से नहीं चल पाती और भारत का प्रत्येक कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो अपने ऊपर काफ़ी चरम पर पहुंच जाता है। यानी कैग एक ऐसा पद है जिसने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बहुत कम करने का प्रयास। तो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए होंगे। क्या किए गए? दिमाग लगाओ। पहला, यदि कैग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुआ है ना, तो राष्ट्रपति प्रसाद प्रिंट हटा सकता था? यस और नो? स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रसाद प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि इसकी प्रक्रिया कठिन है कि नहीं है? जो हटाने का आधार इसलिए कठिन किया है, हाँ या ना? ये कठिनाई इसलिए ताकि सरकार कैग के ऊपर अपना मतलब दबाव स्थापित ना कर पाए। नहीं तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे क्या, कहेंगे क्या? जो मंत्रिपरिषद कहेगी। और मंत्रिपरिषद कैग के विरोध में बात करेगी कि पक्ष में? अगर पक्ष में बात करे तो सोचो अगर कैग ने मान लो केंद्र सरकार के विरोध में रिपोर्ट दी तो केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद कहेगी किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से कह देती प्रसाद प्रिंट से हटा दो। तो इस वजह से कैग के पद को प्रसाद प्रिंट नहीं रखा गया है। अगर रख देते तो कैग कुछ काम कर पाता? नहीं कर पाता। दूसरा, यह किसी पार्टी से संबंधित नहीं होगा। तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेगा। कब? नहीं। यानी ये संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जैसे ही रिटायर करेगा, रिटायरमेंट के बाद ये ऐसे किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सोचो, अगर रिटायर के बाद इसके अंदर ये लालच आ जाए। देखो, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट आ गई, किसने जारी की? कैग ने। कैग अगर ये धारण कर पाता तो मोदी जी क्या कहते? मोदी जी छोड़ो, केंद्र सरकार क्या कहती कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसको खत्म कर दो और आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको यूपीएससी का हेड बना देंगे, या आपको गवर्नर बना देंगे, या आपको कोई एमपी पद दे देंगे, या एमएलए का पद दे देंगे। ऐसे में हो सकता है कैग अपनी निष्पक्ष भाव से काम ना कर पाता है। इस वजह से ये प्रावधान किया गया है कि कैग रिटायर होने के बाद किसी भी पद को धारण
नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? पक्का? और बताओ, कैग है तो कुछ वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, पेंशन मिलेगी। कैग द्वारा प्राप्त किया गया वेतन, भत्ता, पेंशन, ये किस पर भारित है? भारत की संचय निधि पर। ऐसा क्यों किया गया? यानी कैग को जो वेतन मिल रहा है इस समय 2.5 लाख है शायद, हाँ, यह पैसा कहां से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर, क्या लिखा है? भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकती है। संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। दिमाग लगाओ, कैग ने सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी, ठीक, अगर ये संचित निधि से पैसा ना होता तो कैग के वेतन, भत्ते, पेंशन कम कर दिए जाते कि नहीं कर दिए जाते? लेकिन कैग के वेतन, भत्ता, पेंशन किस पर भारित है? और हमें पता है कि संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है उसमें सिर्फ चर्चा होगी, मतदान। तो जब मतदान नहीं होगा तो पैसे को बढ़ा घटा सकते हो, तो कैग का वेतन जो निर्धारित है वही रहेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ा सकते हैं। संसद के पास शक्ति है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन संचित निधि पर भारित व्यय है, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस, और अच्छा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन भत्ता कहां से मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी उनका वेतन तथा भत्ता भारत की संचित निधि से मिलता है। सही स्टेटमेंट है? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में। होगा कंफ्यूज? वो इसलिए होगा क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ है, नहीं समझे? तो ये है उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के संवैधानिक प्रावधान, हाँ या ना? ठीक, तो अनुच्छेद 148 से लेकर 51 तक क्या बात हो रही है कि भारत का एक कैग होगा जो संघ सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। किसको? यदि केंद्र सरकार की जांच हो रही है तो ये रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाएगा और चर्चा करवाएगा। यदि राज्य की रिपोर्ट हो रही तो कैग राज्यपाल को रिपोर्ट देगा और वह रिपोर्ट राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल में रखाएगा। ठीक, और इसका पद कितने साल के लिए बैठेगा? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। फिर ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो जो इसको नियुक्त करेगा। नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसको हटाने का आधार कहाँ है? इसको हटाने का आधार आर्टिकल 148 से लेकर 51 में नहीं है, बल्कि 124(4) में है। यानी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ठीक उसी प्रकार कैग को हटाया जाएगा। तो आधार क्या है हटाने का? साबित कदाचार और असमर्थता, है ना? और प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया का उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया है। ठीक, फिर हमने देखा कैग के पद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए, जैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण नहीं करेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा जो दबाव है उस दबाव से मुक्त रखा जा सके। दूसरा, ये रिटायर होने के बाद किसी भी प्रकार की जॉब नहीं करेगा। ऐसी जॉब जो संघ सरकार, ऐसी जॉब जो राज्य सरकार, या ऐसी जॉब जो स्थानीय सरकार से रिलेटेड है, ऐसी जॉब को वो नहीं करेगा। क्यों? ताकि वो निष्पक्षता पूर्वक अपना काम कर पाए। तीसरा, इसके वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संचित निधि पर भारित व्यय पर सदन में चर्चा होगी लेकिन मतदान नहीं हो सकता। यानी एक बार जो वेतन निर्धारित हो गया उस वेतन को कम करने का अधिकार नहीं है जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए। अब वित्तीय आपात हो जाए, मान लो भारत में पैसा ही नहीं है, तब इनका वेतन भी कम हो जाएगा, है ना? अगर मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गई भारत में तो सबके वेतन कटेंगे तो इनके कटेंगे, अदरवाइज इंटेंशनली कोई भी इनके वेतन को कम नहीं कर पाएगा। ये हैं कुछ चीजें जो उसके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष पूर्वक काम करवाते। ठीक है, एक और लाइन थी 19, ये क्या लिखा है? कंट्रोलर
एंड अच्छा, इसने कई सारी रिपोर्ट दी है, कई सारे घोटालों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसे ये सुना है कोलगेट घोटाला? अच्छा नहीं सुना। जैसे ये सुना है ये कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब घोटाले का खुलासा कैग ने किया है। यह अच्छी संस्था है, ठीक ठाक संस्था है, स्वतंत्र निष्पक्ष है और कई सारे घोटालों को सामने। 2G स्पेक्ट्रम सुना है? ये जो भी घोटाले हुए, घोटाले को पूरा खोल के रख दिया किसने? कैग ने। ठीक है, तो काम अच्छा कर रहा है। हालांकि ये लिखा तो जाता है, क्या लिखा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन 1976 में इसके इस नियंत्रक पद को खत्म, क्योंकि अंततः अगर देखा जाए तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? ऑडिटिंग कर रहा है ना, किसी पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर रहा। शुरुआत में जब मूल संविधान में था तो ये पूरा शब्द था, लेकिन 1976 में इसके इस पद से नियंत्रक शब्द को हटा दिया गया है। ये लाइन थी, कभी फैक्ट है तो याद हो तो बता देना। ठीक है, वर्तमान में कैग कौन है? कौन है? अब ये छोटी परीक्षा में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कैग का नाम बताओ, कौन है? तो जाके देख लेना, देख लेना, एक बार देख लेना बस। 1 2 3 संजय मूर्ति। यस, हाँ संजय मूर्ति है। ये शायद 14वें कैग हैं भारत के। ये भी एक बार देख लेना। ठीक है, संजय मूर्ति है वर्तमान में। तो कैग कई सारे घोटाले खोल चुका है भारत में। ठीक है, ठीक है, संस्था अच्छी है और स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करती है। हालांकि कभी कभी इसके ऊपर आरोप लगते आ रहे। क्यों? क्योंकि जो बैठा है वो भी क्या है? इंसान है, और इंसान से गलतियां या इंसान में भ्रष्टाचार अपने आप समाहित हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं हम लोग।